स्टेट्स कि इंडिया जो भारत है, हाँ ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। और कोई भी एग्रीमेंट का आउटकम ये नहीं है, और जो राज्य जो है खुद को किसी और को सीट दी कर सकते, दे नहीं सकते। ये सारे फीचर्स जो हैं ये इंडियन फेडरलिज्म के हैं। अपना जो इंडियन फेडरलिज्म है थोड़ा सा बायस है या फिर टिल्ट है टुवर्ड्स यूनिटरी यूनियन की तरफ, थोड़ा सा एकात्मकता की ओर झुकाव है इसका। और उसका रीजन भी है कि जब देसी रियासतें बनी थी तब उतना वहाँ पे फीलिंग नहीं थी नेशनलिज्म की, धीरे धीरे वो डेवलप हुई। और राज्य जो है उनको पावर देनी भी नहीं चाहिए इंटीग्रिटी और यूनिटी मेंटेन करने के लिए सेंटर की। इस वजह से जो है हम लोगों ने हल्का सा टिल्ट रखा था। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है फेडरलिज्म के, क्या क्या है बताओ। ठीक है, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायिक स्वतंत्रता, और प्रॉपर तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन जो है डिफाइन किए हुए हैं, 7वीं अनुसूची जो है अपने को पता है। तो इस तरीके से फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं प्लस यूनिटरी फीचर्स भी हैं, वो दोनों अपने को पता होनी चाहिए। स्टैटिक के लिए स्टैटिक क्वेश्चन अगर आता है कि फेडरलिज्म और यूनिटरी के अंदर क्या डिफरेंस है, यानी कि संघवाद और एकात्मकता जो होती है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो हमें करना आना चाहिए। इवोल्यूशन कैसे हुआ फेडरलिज्म का इंडिया के अंदर, कहाँ से लिया गया है। अच्छा, इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो किससे इंस्पायर्ड है, कनाडा से। तो वो वहां पे भी ये है कि पावर्स दी गई है स्टेट्स को, लेकिन थोड़ा सा सेंटर की तरफ टिल्ट है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा होता है, जो मैंने अभी एक बात करी भाई, संघवाद अगर रहेगा तो एकता जो है बनी रहेगी हमेशा, यूनिटी और इंटीग्रिटी है जो नेशन की वो बनी रहेगी, क्योंकि हम स्टेट की भी जो पावर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता की भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी कल्चरल रीजनल डाइवर्सिटी है उनकी भी हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो यूनिटी हमेशा बनी रहेगी। फेडरल प्रोविजंस क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो मैंने आपको बताया ही, आर्टिकल 1 है। उसके अलावा शेड्यूल 7 और जो केंद्र राज्य संबंध है वो सारे इसके अंदर आएंगे। यूनिटरी फीचर्स अपने को पता होना चाहिए, और क्वाजी फेडरल नेचर है अपने इंडिया का, अर्ध संघीय है। कैसे है अर्ध संघीय, वही कि हमारे ये सारे फीचर्स आपको बताने हैं कि फेडरलिज्म के हैं यानी संघवाद के हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो एकात्मकता की ओर झुकाव करती है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। ये सारी चीजें जो है थोड़ा एकात्मकता की ओर लेके जाती है। ये है फीचर्स ऑफ फेडरेशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूल जो पॉलिटी है, यानी सेंटर की अलग पॉलिटी है, स्टेट की अलग पॉलिटी है, ये अपने को पता होना चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सर्वोच्चता, और स्वतंत्र न्यायपालिका, डिवीजन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का पृथक्करण। हमने शेड्यूल 7 के अंदर 3 भागों में लेजिस्लेटिव पावर्स को बांटा है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी एक फेडरलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने बात करते हैं सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, और प्रतिस्पर्धी संघवाद, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इनके बीच में अंतर बताना है और भारत के संदर्भ में इसके इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस पे चर्चा करें। तो आपने क्या लिखा इसके अंदर, मतलब डेफिनेशन पता है क्या, बेसिक डेफिनेशन देखिए। ठीक है, कोऑपरेटिव एक हेल्दी कंपटीशन होता है, काम विकास के लिए ही होगा। जो इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ है, जो सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉलिटिकल ग्रोथ है, उसी के लिए होगा। सहकारी में तो दोनों साथ मिलकर कॉपरेशन दिखाएंगे, और कॉम्पिटिटिव में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। भारतीय संविधान एक ऐसे संघीय ढांचे की परिकल्पना करता है जिसमें सेंटर राज्य दोनों मिलकर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। समय के साथ भारतीय संघवाद ने 2 स्वरूप ग्रहण किए, एक तो सहकारी जिसमें केंद्र राज्य परस्पर सहयोग करेंगे, और प्रतिस्पर्धी जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसमें राज्यों के बीच में विकास के लिए स्वस्थ यानी हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मिलती है। तो ये डेफिनेशन अपने को याद रखनी है। मुझसे इंटरव्यू में पूछा था ये 2021 में, तो उस टाइम मैं जवाब नहीं दे पाई थी, मतलब वहां पे आते हुए भी मैं नहीं बोल पाई थी क्योंकि उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी मेरी। आपको याद रखना है, आपको ये गलती नहीं करनी है। फिर सहकारी जो संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद में हम अंतर डिस्कस करेंगे। स्वरूप जो होता है ये तो सहयोग आधारित होता है और ये प्रतिस्पर्धा आधारित होता है।
केंद्र राज्य के संबंध की बात करें तो साझेदारी और परामर्श चलता रहता है, यानी दोनों के अंदर दोनों मिलके कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे से डिस्कशन चलेगा। और यहाँ पे प्रदर्शन और स्वायत्ता ये चलती है। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, एग्जाम्पल बताओ दोनों के। इसका नीति आयोग हो गया सबसे फेमस एग्जाम्पल, हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स। और अपने को ये भी देखने को मिलती है कि भाई इंश्योरेंस स्कीम है सेंटर में ऑलरेडी, आयुष्मान आरोग्य योजना, पर स्टिल राज्यों ने अपने अपने भी निकाली थी। जैसे अपने राजस्थान में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, चिरंजीवी निकाली थी, जिसका नाम अभी माँ स्कीम हो चुका है। ठीक है, फिर सामूहिक नीतिगत निर्माण होता है इसमें, और इसमें बहुत ज्यादा हमें विकास और इनोवेशन देखने को मिलता है, नवाचार। यहाँ पे संयुक्त निर्णय लिए जाते हैं, यानी सेंटर और स्टेट जो है मिलकर निर्णय लेंगे और यहाँ पे बेहतर परिणाम के लिए प्रतिस्पर्धा दिखाते हैं। आपस में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बस उनको ये टारगेट रहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बेटर करना है या एसडीजी के अंदर में बेटर करना है, उस हिसाब से प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारत में सहकारी संघवाद का महत्व क्या है? तो साझा नीति निर्माण होगा सबसे पहले अपने को, उसमें आप लिख दो जीएसटी परिषद, नीति आयोग जैसी संस्थाएं जो है राज्यों को भी जो नीति निर्माण है उसके अंदर सहयोग देगी। जैसे नीति आयोग की अपने को स्कीम्स पता है, जो आगे डेवलपमेंट होना है इंडिया में उसके लिए होती है। जीएसटी, जो जीएसटी की दरें डिसाइड वगैरह करना, तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि स्टेट की भागीदारी इसमें होती थी, बट अब जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, यहाँ पे स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और अपनी बात वो रखते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। अब राज्यों के अंदर आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तो इससे एकता की भावना बढ़ेगी। इसे अपने देखते भी हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो एनडीसी हो रहा है, पर वो थोड़ा सा भी पैसिव हो रखी है, एक्टिव ज्यादा ये हो रखी है, उस पर भी आगे क्वेश्चन मिलेगा मुझे। वित्तीय सहयोग बहुत ज्यादा होगा, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध बहुत, मतलब पैसे की लड़ाई तो सबके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई है, और सेंटर स्टेट में भी बड़ी चीज है, तो वहां पे भी हमें सहयोग देखने को मिलेगा, जैसे फिनेंस कमीशन, सीएसएस एटसेट्रा। संवैधानिक भावना भी बढ़ेगी, आर्टिकल 263, 280, ये सब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है 263 में, और 280 में, हाँ, तो इससे जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक स्ट्रक्चरल अपने को ढांचा मिल जाएगा, संरचनात्मक चीज मिल जाएगी। भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद का महत्व क्या है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, उसका क्या फायदा है? तो विकास की गति तेज होगी, सब आपस में हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे। अच्छा आपने देखा है जैसे अपने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राइजिंग राजस्थान जो है वो लॉन्च किया था, ताकि हम बोल रहे थे कि राजस्थान बेस्ट स्टेट है, यहाँ पे आप लोग लेके आओ। ऐसे अलग अलग स्टेट ने अपने अलग अलग जो है निवेश से संबंधित जो है कॉन्फ्रेंसेस वगैरह लॉन्च की थी। हाँ, बेटर पॉलिसीज बनाते। नवाचार जो है दिल्ली की शिक्षा, गुजरात का उद्योग, केरल का स्वास्थ्य मॉडल, इस तरीके से अपने बात करते हैं ना एक दूसरे स्टेट से, हम मॉडल चीजें जो है अडॉप्ट करने की, तो बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, तो नवाचार होंगे इससे बहुत ज्यादा। जवाबदेही सुनिश्चित होगी, जैसे अब मान लो कि कोई भी एक जैसे स्वच्छता रैंकिंग है, उसमें इंदौर हमेशा फर्स्ट पे आता है, तो हमारे न्यूज़पेपर में जरूर आता है कि जयपुर क्यों नहीं आ पा रहा, जयपुर की ये रैंकिंग ऐसी क्यों है। तो जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करती है, अकाउंटेबिलिटी भी ये चीज बढ़ाएगी कि रैंकिंग और प्रदर्शन सूचकांकों से हमें पता चलेगा कि हम कौन सी चीज में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सीमित संसाधनों का भी कुशलतम उपयोग हम करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है उसके फायदे हैं। तो अपने को इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इन दोनों के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, दोनों में अंतर और इन दोनों का महत्व पता होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अपने कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इस टॉपिक पे, फेडरलिज्म पे या कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, तो हम अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे। अब दोनों एक दूसरे को पूरा कैसे करते हैं, हाउ दे बोथ कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, मतलब कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। सहकारी संघवाद जैसे जीएसटी परिषद, आपदा प्रबंधन, इस तरीके की चीजें हम लेके आए, तो प्रतिस्पर्धी के अंदर जीएसटी परिषद अगर हम लेके आए, जैसे सारे टैक्सेस को हमने सिंगल कर दिया, तो ईज ऑफ डूइंग में ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगी अपनी रैंकिंग। ठीक है, तो इस और आपदा प्रबंधन अच्छा करेंगे तो ओवरऑल हमारी जो है कंपटीशन के अंदर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक दूसरे के पूरक है, दोनों मिलकर ही संपूर्ण संघीय संरचना का को एक बैलेंस देते हैं, संतुलन प्रदान करते हैं। अब कंक्लूजन है, ये लंबा इसलिए हो गया आंसर था कि सारी वो
सारी की चीजें मैं इसके अंदर डाल दूं, तो अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, इसी को आप पढ़ लो, एक ही काम आ जाएगी आपके। ठीक है, भारतीय संघवाद स्थिर नहीं है, बल्कि एक गतिशील और विकसित होता मॉडल है। मतलब टाइम टू टाइम, देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चेंज हो रहा है। ये सहकारी संघवाद जहाँ राष्ट्रीय एकता, साझा नीति निर्माण और समन्वय को सुनिश्चित करता है, वहीं प्रतिस्पर्धी जो संघवाद है वो राज्यों को नवाचार, दक्षता और तेज विकास की दिशा में प्रेरित करता है। इन दोनों की संतुलित सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस से ही भारत का संघीय ढांचा और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनेगा। इस तरीके का बैलेंस आंसर लिखा था आपने आंसर, कोई सा भी? अच्छा कोई बात नहीं, आप थोड़ा डिमोटिवेट हो रखे हो थोड़ा खुद को, बट देखो इस दुनिया के अंदर कुछ भी परफेक्ट नहीं है ना, हर कोई रो रहा है अपनी अपनी चीजों को लेकर, कोई भी 100% तो खुश नहीं। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे अभी अपने ये टेंशन लेते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, बाद में शायद ये टेंशन होगी पोस्टिंग यहाँ नहीं, या फिर वो इतनी अच्छी पोस्टिंग नहीं है, या कुछ और दिक्कत हो गई। पर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो इस चीज को तो आप करो, पहले हासिल तो करो, फिर आपको और चीजें खुलेगी, क्या पता आपको जॉब बहुत पसंद आए। मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकते जब तक हम उस चेयर पे बैठे नहीं हैं। और अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ बैठा करो थोड़े। आजकल पढ़ना बंद कर दिया है लोगों ने, मैंने देखा रील पे ज्यादा फोकस है। रील पे एक चीज होती है, आपने नोटिस की, रील्स रील्स पे कोई अच्छा कर रहा होता है ना तो हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं वो, ये फालतू। हाँ, डोपामीन सा मिलता है। हाँ वो है। हाँ नहीं, पर जैसे कि अगर कोई रील के अंदर अचीवमेंट दिखा रहा है अपनी, चाहे अगर मान लो कि फिटनेस गोल्स उसने अचीव कर लिए हो, या फिर कोई करियर गोल, तो हम उसको देख के खुश हो जाते हैं और फिर हम उस पर वर्क नहीं करते हैं। ये एक नेगेटिव है बहुत इसका, जबकि उसको ही फायदा मिला है ना उसकी हार्ड वर्क का, तो वो ऐसे इंस्पायर होके हमें करना चाहिए वो चीज, बजाय की स्क्रोलिंग। संघीय ढांचे में न्यायपालिका, ये मतलब फेडरलिज्म है, उसके अंदर न्यायपालिका की भूमिका क्या है, मतलब अपने को बताना है कि हम किस प्रकार देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय या केसेस होंगे उसको ध्यान में रखते हुए अपने को बताना। हम्म हम्म। हाँ सही है, वो तो एकदम सही हो, बिल्कुल सही हो रहा है। हम्म हम्म। हाँ, अभी रिसेंट जो केसेस भी हुए होंगे स्टेट्स के, तमिलनाडु का केस था, केरला का था, महाराष्ट्र का था। हम्म हम्म। सही, आपने सही चीजें इसमें सोची, यही मिलेंगी आपको इसके अंदर भी। ठीक है, भारत का संघीय ढांचा क्वासी फेडरल मॉडल पर आधारित है। क्वासी फेडरलिज्म को हम यूज करते हैं, यानी अर्ध संघीय चीज है। ठीक है, इसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, संविधान ने खुद निर्धारित किया है, और इस संरचना में न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, एक संविधान के संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर काम करते हैं और संघीय संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। इस टाइप में अपने को इंट्रो देना है, क्योंकि हमें अच्छी चीजें ही लिखनी है न्यायपालिका के बारे में। अब मेन बॉडी पे आते हैं, संघीय ढांचे में मेन भूमिका क्या है। तो जैसे आपने बताया खुद ही कि केंद्र राज्य विवादों का समाधान जो है ये करते हैं, शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित करते हैं। जैसे न्यायपालिका ये देखती है कि केंद्र राज्य अपनी अपनी लिमिट्स में तो है ना, मतलब पावर्स का एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण तो नहीं कर रहे एक दूसरे की पावर्स का। जैसे कि टैक्स रिलेटेड हो गया, या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी जो रेपुटेसी टेस्ट होता है, ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे अब दो सेम चीज पे मतलब एक चीज पे दो लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड होता है ये। तो वो सारी चीजों को ये देखते हैं। संघवाद के मूल ढांचे, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसकी रक्षा करते हैं। संघवाद को बेसिक स्ट्रक्चर बताया है न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के बाद। संघीय ढांचा भी मूल संरचना का हिस्सा है, अतः कोई भी संशोधन जो संघीय संतुलन को कमजोर करेगा उसको नल एंड वॉइड कर देगी न्यायपालिका। फिर राज्य की जो ऑटोनॉमी होती है, स्वायत्ता, उसकी रक्षा करते हैं। जहाँ पे केंद्र अगर अति हस्तक्षेप करता है तो वहां पे टाइम टाइम पे, बिल्कुल ये सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रपति शासन का।
सुप्रीम कोर्ट के हम निर्णय बताते हैं, पर दिल्ली वाला तो हम देखते ही आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें क्या कहा था कि जो सर्विसेज हैं, पुलिस का खास करके था, तो उसका नियंत्रण उन्होंने बोला था कि राज्य सरकार के पास ही वो नियंत्रण होना चाहिए। ये निर्णय राज्यों की जो कार्यकारी स्वायत्ता है उसको मजबूत करता है। फिर महाराष्ट्र का अगर अपने केस देखें तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि राज्यपाल जो विधानसभा का अध्यक्ष है, उनके जितने भी निर्णय होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे। आर्टिकल 370 का जजमेंट था कि संविधान के तहत जो केंद्र राज्य संबंध है उनकी प्रकृति, विशेष दर्जे तथा संसद की शक्तियों पर विस्तृत व्याख्या उन्होंने दी थी। फिर जीएसटी काउंसिल का जजमेंट था, उन्होंने बोला था कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं हो सकती। मतलब जो ऑटोनॉमी है, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, वो नहीं खींच सकती जीएसटी जो स्टेट्स है। इसी तरीके से सबरीमला जो विवाद हुआ था उसमें बोला था कि धार्मिक प्रथा जो कानून व्यवस्था और राज्य के अधिकार क्षेत्र पर राज्य संविधान सम्मत सीमाओं के अंदर रहते हुए अपने निर्णय ले सकता है। यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है बट अपनी लिमिट्स को नहीं क्रॉस कर सकती। इसी तरीके से इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, तो उन्होंने बोला कि राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र नेशनल इम्पोर्टेंस का ये विषय है, तो इस वजह से जो केंद्र है उसकी मध्यस्थता यहाँ पे उचित है कि की जा सकती है। फिर न्यायपालिका की भूमिका पे आलोचनाएं भी की गई कि कभी कभी न्यायिक अतिरेक हो जाता है, यानी जुडिशियल ओवररीच हो जाती है। ठीक है, स्पेशली जो पॉलिसी फॉर्मेशन होती है उस मामले के अंदर। हाँ हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जुडिशियल रिव्यू पे, जुडिशियल ओवररीच पे। हम्म। हाँ। इस तरीके का क्वेश्चन आया था। उसमें नंबर्स तो नहीं दिए थे बहुत ज्यादा, तो किसी को भी पता नहीं वो क्या चाह रहे थे। हाँ, बाकी अब जब नहीं पता था कि उसमें एग्जैक्ट क्या लिखना है, तो जो जो अपने को ओवरेज के बारे में और बेसिक चीजें थी फिर वही मेंशन करनी थी, वही मेंशन करके आए। राजनीतिक जो संकट होते हैं उसमें न्यायपालिका की देरी अगर होती है तो उससे राज्यों में अस्थिरता बढ़ जाती है। और जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर भी केंद्र न्यायपालिका विवाद जो है संघीय ढांचे पर दबाव डालते। कॉलेजियम सिस्टम में अपने को पता है दोनों में सेंटर में और इसमें डिस्प्यूट चलता है, तो उसमें भी जो संघीय व्यवस्था है उस पर इशू आता है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि जो भारतीय संघीय ढांचा है वहां पे जो जुडिशरी एक तरीके से बैलेंसर का काम करती है, संतुलनकर्ता का, और जो इंटरप्रिटेटर है उसका काम करती है और रक्षक का काम करती है। हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, चाहे वो दिल्ली सरकार का अधिकार का मामला हो या फिर बाकी और जो भी चीजों का हो, उन्होंने ये बोला है कि संविधान की जो सीमाएं हैं उसके अंदर रहते हुए जो है सेंटर किसी भी टाइप के कानून बना सकता है। और जो संघीय ढांचा है, क्योंकि मूल संरचना भी उन्होंने बोला है, तो वो मोल्ड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अपने को उसमें अटैक करना तो आप क्वेश्चन को पढ़ के तोड़ लो, आधा काम अपना वही हो जाएगा। ये तो इजी था, ये तो आपने कर लिया होगा। राज्यपाल की जो भूमिका है सेंटर स्टेट रिलेशन के विवाद का प्रमुख आधार है, हालिया उदाहरणों से चर्चा की। ये तो अभी आया भी था अपने क्वेश्चन, लगभग उससे मेल खाता है, हालांकि उन्होंने स्पेसिफिकली अपनों से तमिलनाडु केस के बारे में पूछा था। इसको किया आपने? अच्छा, क्या क्या होती है आपके दिमाग में, क्या आया है इस क्वेश्चन को देखकर? हाँ। हम्म। आर्टिकल 356 में भी रिपोर्ट देते हैं राज्यपाल ही, और जो विधेयक है उसको आरक्षित करते हैं राष्ट्रपति के लिए। हाँ, और बहुत टाइम तक विधेयक पे असेंट नहीं देते, कोई सीमा नहीं है समय सीमा, तो वो ये सारे इश्यू थे। ठीक है, अब एक तो हम पूरा उनको समझा देंगे कि क्या सिस्टम है। संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल। हाँ, और जो अपने डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकाधीन शक्तियां होती है, उसका अधिक प्रयोग करते हैं। ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल, ठीक है, लेकिन उनकी नियुक्ति शक्तियां सब कुछ केंद्र के पास में रहती है। ये मेन चीज है, उनको केंद्र का एजेंट भी बोलते हैं उस वजह से। ठीक है, तो इस पे विवादित चीजें जो है आर्टिकल 153, 62, 63, 174, 200, 356, ये सारी चीजें हैं। अब इसको एक एक करके अपने एक्सप्लेन करते हैं। एक तो इनकी नियुक्ति और कार्यकाल,
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी केंद्र का एजेंट बोल देते हैं इनको। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो इनकी निष्पक्षता पे ऑटोमेटिक क्वेश्चन उठ जाता है। तो अब अपने को ये प्रॉब्लम है तो ठीक है, इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम्स पूछी गई, इनके सॉल्यूशन भी अपने को याद करने होंगे ताकि अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सॉल्यूशन में जैसे पूंजी आयोग, सरकारी आयोग, इन सब ने कहा था कि जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो सीएम से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। हालांकि अप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन इस चीज को समाधान उन्होंने बताया है। विवेकाधिकार की जो शक्तियां आर्टिकल 163 के अंदर, ठीक है, राज्यपाल कैबिनेट की सलाह से बंधा है, परंतु जहां उन्हें विवेकाधिकार है वहां पे अस्पष्टता है और वहां पे विवाद रहता है। विधानसभा का सत्र बुलाने से रिलेटेड जो है इश्यूज चलते हैं, ठीक है, और विधेयकों पे जो निर्णय है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड ही अपने क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद 200 में है कि राज्यपाल विधेयक को या तो मंजूर कर दो या रोक दो, राष्ट्रपति को भेज दो या अपनी असेंट को विथहोल्ड कर दो, यानी एक तरीके से मना कर दो, ठीक है। हाल ही में विधेयकों को महीनों सालों तक लंबित रखने से प्रॉब्लम बढ़ी, क्योंकि इसमें कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं। फिर राष्ट्रपति शासन के अंदर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि राजनीतिक कारणों से इसका बहुत बार मिसयूज हो जाता है। और हालिया जो विवाद है जो स्टेट से रिलेटेड, जैसे महाराष्ट्र का विवाद जो मैंने बताया था, राज्यपाल ने तेजी से फ्लोर टेस्ट बुला लिया, ठीक है। और दिल्ली का केस जो है, यहाँ पे जो सर्विसेज होती है उससे रिलेटेड विवाद था कि किसके पास कंट्रोल है, सेंटर के पास है या स्टेट के पास है। तमिलनाडु का जो इश्यू था वो तो था ही स्पेसिफिक अनुच्छेद 200 को लेकर कि राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक रोक लेते हैं। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी है वो मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो खराब हो रही है, उत्पादकता ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहे। पंजाब का जो इश्यू था, उन्होंने बजट सत्र बुलाने से मना कर दिया, ठीक है। मतलब एक तरीके से राज्यपाल तो सुप्रीमो हो गए हैं यहाँ पे। केरला के अंदर क्या हुआ था, तो विश्वविद्यालय नियुक्तियों पे जो आपने अभी बताया भी था, वो सारे इश्यूज जो थे इसमें चल रहे थे, ठीक है। अब सुधार की आवश्यकता तो सरकारी आपूंची आयोग के जो भी थी वो आप लिख दो। कंक्लूजन ये है कि देखो, आप एक्चुअल में जो है वो संवैधानिक प्रमुख है। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को यूज करते हैं, उसमें संविधान नाम मात्र के प्रमुख है गवर्नर, ठीक है। तो उनको सिर्फ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। और जो हाल ही के अंदर जो जजमेंट्स आए थे, जैसे तमिलनाडु केस था, उसके अंदर उनको रेस्ट्रिक्टिव किया है। सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, इन सब की जो रिकमेंडेशन है उनको मानना चाहिए। राज्यपाल का पद संघीय ढांचे का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये जो आर्टिकल के इशू है, ये इनके उपयोग में ने अस्पष्टता, राजनीतिक प्रभाव, केंद्र राज्य संघ में विवाद का प्रमुख कारण बनाते हैं। हालांकि हालिया जो घटनाएं हैं इस बात को प्रमाणित करती है कि राज्यपाल की भूमिका का निष्पक्ष, समयबद्ध और संवैधानिक उपयोग ही जो संघीय संतुलन को सुरक्षित कर सकता है। अगर राज्यपाल अपनी भूमिका निष्पक्ष तरीके से नहीं निभाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, विवाद का इशू बनेगा। और अगर संघवाद में मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो नेशन की इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये सब प्रभावित हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी खराब होगी किसी राज्य विशेष की, ये सारी चीजें। हाँ हाँ, एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे पुंछ आयोग, सरकारी आयोग के जितने भी रिकमेंडेशन है ना, वो आप लिख सकते हो कि किसी दल विशेष के नेता नहीं होने चाहिए, जैसे इसमें लिखा हुआ भी था पीछे। हाँ, ये देखो कि राज्यपाल एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, फेमस पर्सन, सक्रिय राजनीति से दूर रहने चाहिए। पुंछ आयोग ने बोला था कि विवेकाधिकार की जो शक्तियां हैं उसकी स्पष्ट होनी चाहिए परिभाषा। ये सब चीजें अपने याद भी करनी है कि पूंछी आयोग की और इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल ये बहुत पैसिव हो चुकी है, पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, इस पे टिप्पणी करूँ तो इसकी स्टैटिक अपने को पता होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, और जो संघवाद है उसको, उसका बहुत स्टेट्स को पावर देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके आर्टिकल्स वगैरह अपने को पता होने चाहिए। अब अपने बात करते हैं कि भारत एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, जहाँ पे केंद्र राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। और इस उद्देश्य से संविधान के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, अंतरराज्य परिषद और क्षेत्रीय काउंसिल यानी जोनल काउंसिल बनाई गई है। तो इसमें ब्रैकेट में आप आर्टिकल और जो भी एक्ट है वो आप मेंशन कर दो।
ऐसी संस्थाओं की परिकल्पना की, लेकिन समय के साथ इनकी सक्रियता कम हो गई, यानी पैसिव होती जा रही, इनको यूज में नहीं आ रहे, इनकी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह है वो टाइम टू टाइम नहीं हो रही, ये सारी प्रॉब्लम। पुनर्जीवन की जो आवश्यकता है वो क्यों है? जो केंद्र राज्य विवाद है उनके लिए एक मंच तो होना चाहिए अपने पास, जो भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कशन करने के लिए एक टेबल होनी चाहिए। ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, जैसे कानून व्यवस्था, कृषि, जीएसटी वितरण इत्यादि। राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है, अलग अलग पार्टियों की सरकारें होने की वजह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो कमजोर पड़ रहा है। जैसे सेंटर के अंदर मान लो बीजेपी की सरकार है और किसी राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उनको भी एक मंच चाहिए अपनी बात रखने के लिए। जो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है उसका अभाव है, स्वास्थ्य, जल विवाद, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, आंतरिक सुरक्षा, ऐसी चीजों पे जो है साझा निर्णय लेने की जरूरत होती है, और बैठकें भी बहुत अपर्याप्त है इनकी। जैसे आईएसटी की बात करूँ तो 1990 से लेकर अब तक बहुत कम बैठकें हुई हैं, और जोनल काउंसिल की भी बहुत अनियमित रूप से वो काम कर रही है। जैसे कायदे से इनको हर साल बैठना चाहिए या साल में 2 बार बैठना चाहिए, लेकिन ये नहीं बैठ पा रही। अब फायदा क्या होगा? तो एक संवाद का संस्थागत मंच मिल जाएगा अपने को, नीतिगत जो समरसता है वो आएगी, विवाद का जो निवारण है वो गैर मतलब एक ये पॉलिटिकल कोई संस्था तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है, तो एक निष्पक्ष चीजें रहेगी, विवाद का वहां निपटारा अच्छे से हो पाएगा, और कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दोनों को बढ़ावा मिलेगा इन काउंसिल की वजह से। अब निष्कर्ष अपने को लिखना है कि इनकी नियमित बैठकों, मजबूत सचिवालय और स्पष्ट कार्यसूची के साथ इन्हें हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, जिससे सहकारी संघवाद को सशक्त किया जाएगा और केंद्र राज्य संबंधों को अधिक संतुलित, संवादपूर्ण और प्रभावी बनाया। इस तरीके से हमको इसको कंक्लूड करना था। आज मैं एक प्रोफेसर से मिली थी, उन्होंने बताया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कॉपीज वगैरह कैसे। हाँ, तो उन्होंने ये बोला था कि मार्क्स अगर आपको बढ़ाने हैं तो एक तो आप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन को तो बहुत अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि एक पूरा हो जाता है उससे आंसर, और काम की चीजें लिखो जो मैं आपको बोलती रहती हूँ, फैक्ट लिखो, जैसे अनुच्छेद हो गए, जैसे केसेस हो गए, ये सब चीजें लिखो। 2 मार्क्स में तो मार्क्स मतलब अपने को जो उनकी की वगैरह में होता है मैच करना जरूरी होता है, लेकिन जो 10 मार्क्स वाले होते हैं उसमें उनको अपना डिस्क्रिशन यानी विवेकाधिकार यूज करते हैं। उसमें अगर आपने अच्छे फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह बनाए हैं तो वहाँ पे आपको फायदा मिलता है। तो जो मैं बोलती हूँ लगभग वही चीज़ें हैं, तभी ठीक है, लगातार हो भी रहे मीन्स एटलीस्ट, तो आप भी वो चीज़ फॉलो करो। लास्ट टाइम आपने किया था ऐसे फॉलो मीन्स में? ऐसे ही दिया था, तो आप ढंग से दोगे तो हो जाएगा, आप डिमोटिवेट मत हो आप ऐसे। अच्छा। हम्म। अच्छा, वो फर्स्ट ही तो था आपका अटेम्प्ट, कोई बात नहीं, इस बार अच्छे से देना, दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि डेली लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हाँ, इवन मैंने भी कभी ऐसे डेली लिखा नहीं, अगर मैं लिखती तो और बेटर पोजीशन होती। ये होता है, फर्क पड़ता है, और बहुत जोर आता है लिखने का, बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। हाँ, और ये स्किल ही तो है, अब धीरे धीरे आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस तो समझ में आने लग गए होंगे। हाँ, वही है। और फिर एक एक टॉपिक और एक एक सब्जेक्ट पे अपने काम कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी फाउंडेशन बना देगा, और आपको बेसिक नॉलेज तो है, प्री वगैरह में आपको दिक्कत है नहीं उस हिसाब से। बस आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, आप वो ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, डिमोटिवेट मत होना। अरे नहीं, मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा पॉजिटिव माहौल में जाओ, आप जिम जिम वगैरह करो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, अच्छे लोग जो होते हैं ना, जैसे मैं शूटिंग जाती थी तो उस रेंज के अंदर दिव्यांग आते थे, और वो ऐसे था कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनका वो दिव्यांग फ्रेंडली नहीं था, तो वो बहुत मुश्किल से जैसे चप्पल हाथ में रखकर और खुद को थोड़ा सा पुश करके घसीट के वो एंट्री लेते थे वहां पे, और फिर वहां आके मतलब उनको देख के फील होता था कि सब सही है, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है ना। और उस टाइम पे सीरिया वाला भी एक कुछ ब्लास्ट वगैरह ऐसा कुछ हुआ था,
या फिर वो वहाँ प्रॉब्लम चलती रहती है, तो मैंने उस फोटो को फोटो ऑफ द ईयर का वो अवार्ड मिला था। उसमें एक बच्चा था, उसके दोनों पैर नहीं थे या हाथ नहीं थे, ऐसा कुछ था। और हैं? हाँ, नहीं, एक बच्चा था, उसको उछाल रहा था उसका फादर, फादर के पैर नहीं था एक, और दोनों हाथ थे, पर बच्चे के हाथ या पैर ऐसा कुछ नहीं था, और वो खुश थे दोनों। तो फिर मेरे को लगा अब तो रोने की कोई रीजन है नहीं लाइफ में। ऐसी चीजों से आप सीखो ना। और जो अचीवमेंट आपने बताई है मेरे को, वो कहीं से भी कम नहीं है। आप जाओ, आप कोई सी भी क्लास में घुस जाओ, कोचिंग की किसी में, आपको आपसे नीचे ही लोग मिलेंगे, सिर्फ 2-3 होंगे जो आपके बराबर ही होंगे। हाँ। तो जो चीज लोगों की ड्रीम जॉब होती है, तो आप छोड़ के बैठे हो, तो आपको किस चीज की टेंशन है? और आपने अपनी मर्जी से ही छोड़ा, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ में, वो ऐसे डिसीजन भी लोग नहीं ले पाते। फिर आप क्यों? हम्म। सही बात है। हम्म। हम्म। यूपीएससी की अटेम्प्ट है क्या आपके? दे देना, ये वाला नहीं तो अगला वाला दे। हाँ, ये वाला तो मत देना, अगला वाला देना। अच्छा, यही तो, फिर तो भर तो देना ही, आप देना तो है ही, ये रखना दिमाग में। और हम्म, ऑप्शनल क्या दोगे आप? फिलोसफी प्रिपेयर है पहले से क्या आपका? हाँ, तो एटलीस्ट उसके ना एक पेपर प्रिपेयर कर लेना अभी ही, इसके साथ साथ। और ऐसा नहीं है, देखो आपको लगता है कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, इतना पढ़ता कौन है आपको पता है? इतना पढ़ता कौन है? पढ़ाई से बहुत कुछ चीजें होती है, अपने को रियलाइज नहीं होती। हम्म। 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 हाँ, घर पे तो अलग चीज होती है। हाँ, और आप तो करो, और मैं बोल रही हूँ ना, नेगेटिव होने का कोई रीजन नहीं है आपके पास, है ना? बस आप थोड़ा सा खुद को ही पॉजिटिव करो, और उसके लिए ये है कि आप खुद को 24 घंटे बिजी रखो, प्रोडक्टिव रहो। क्योंकि मेरी भी टेंडेंसी ऐसी ही है जो आपकी है। तो मैं वो, हाँ, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मिलना होगा ना वो ऑटोमेटिक मिलेगा। ये चीज तो आप लिख के ले लो। जो मेरी शुरुआत हुई थी ना तैयारी की, वो इतनी मतलब रॉ तरीके से, मेरा कोई लेना देना नहीं था सिविल सर्विसेज से, ना फैमिली में, ना मेरा कोई ड्रीम था बचपन का। वो अब बने हैं सब, ठीक है। पहले नहीं था कोई भी, जब तक मैं नहीं बनी ना तब तक नहीं था। और वो भी ऐसे काफी, मतलब ऐसे फैमिली फ्रेंड टाइप में, क्लोज रिलेटिव नहीं है वो तो। प्रिपरेशन के बाद पता चला, अच्छा वो भी हैं, वो भी हैं। फैमिली में कोई भी नहीं था। और मैं जयपुर आई थी, मैं सिर्फ यूं ही मेरी सिस्टर को सेटल करने आई थी। और मैंने एक जूस शॉप के ऊपर एक छोटी सी कोचिंग खुली थी, जिसपे सारे ही एग्जाम के नाम लिखे हुए थे, एसएससी, बैंकिंग, आरएस, आईएएस, ओलंपियाड, नीट, जेई, ऐसे करके लिखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, आरएस का प्री ही निकाल लूं तो फिर घर वाले थोड़े खुश हो जाएंगे, ऐसे सोचा था मैंने। और 3 दिन बाद मैं वहां पे डेमो लेने चली गई थी। और फिर मैंने एक बार शुरुआत करी, मतलब कोई तब तक ऐसा नहीं था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। बैकग्राउंड वही इंजीनियरिंग वाला था, ठीक था, सही जा रहा था सब कुछ। और फिर जब एक बार 2 3 4 दिन बैठी थी, और उस क्लास में कोई नहीं आता था, सिर्फ मैं ही थी। 3 महीने तक सिर्फ मैं ही थी। और फिर भी लेकिन कंटिन्यू किया ना उस चीज को। और वहां से ऐसा था, 1 महीने कर लूंगी फिर छोड़ दूंगी, प्री करके छोड़ दूंगी, ऐसा दिमाग लेके गई थी। पर वो धीरे 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 खुद ही मन किया कि इससे अच्छा तो कुछ लगता ही नहीं है। कितनी अच्छी चीज है भाई, बनना ना बनना बहुत अलग चीज है, लेकिन आप ऐसी चीज सोच पा रहे हो। आपने कभी सोचा था इससे पहले कि डिप्राइव्ड सेक्शन के बारे में मैं सोचूं? पहले तो अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इंडिया की जीडीपी क्या है, ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, कोई लेना देना नहीं था अपने को। बट आप इंटेलेक्चुअल लोगों में से हो, प्री निकाल लिया ना अगर आपने, तो आप लाखों में से एक तो वैसे ही हो गए ना। कितने लाख बच्चे रहते हैं, उसमें से 15,000, 16,000 या 20,000 कुछ सेलेक्ट होते हैं।
तो इस तरीके की पॉजिटिव चीज सोचो आप, जो नेगेटिव है वो सोचनी ही क्यों है। और नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव चीज सोच के आप प्रोडक्टिव हो रहे हो तो नेगेटिव सोचो, लेकिन आप प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, तो पॉजिटिव चीज ही उठाओ आप। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नेगेटिव चीज सोच के डर लगता है कि नहीं, मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं आगे, मेरे को ये जैसे ज्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी पसंद की शादी नहीं होगी, मैंने ये नहीं किया तो लाइफ टाइम मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे सबके सामने दब के रहना पड़ेगा। तो ये ज्यादातर लड़कियों के साथ इन जनरल होता है, लड़कों के साथ भी होता होगा क्या? अभी नहीं उनके पास अटेम्प्ट? कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर दो, जॉब तो है ही उनके पास। वो है, वो होता है, देखो बाद में रिग्रेट रह जाते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ आईएएस वाले में बैठ के फायदा भी नहीं होता। हम्म। नहीं होगा, क्योंकि देखो आईएएस के लिए है ना, जयपुर में अभी तक वो इकोसिस्टम आया नहीं है। 9 पेपर होते हैं मेंस के अंदर। आप बता दो कौन सी कोचिंग वाले 9 पेपरों के टेस्ट करवाते हैं? सीसेट के अलग से क्लास चलाते, कोई नहीं करता। एक अपने को ये भी तो देखना है ना कि मेरे को क्या क्या परफॉर्म करना है इसके अंदर। हम्म। हाँ। हम्म। नहीं होगा, सेल्फ स्टडी ही जो है आपको आईएएस, और अब तो आरएएस भी सेल्फ स्टडी ही बनाएंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, जैसे अपने 3 प्रकार के रिलेशन मेनली बांटे हुए हैं। लेजिस्लेटिव, विधायी जो संबंध है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक संबंध है, और तीसरे हैं अपने फाइनेंशियल यानी वित्तीय संबंध। अपने को तीनों ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, बट मैंने स्पेसिफिकली एक दिया है क्योंकि अपने पास लिमिटेड क्वेश्चन अपने दे सकते थे। तो इसमें जो केंद्र का वर्चस्व है वो किस हद तक उचित है? मतलब सेंटर जो है ऑब्वियसली पावरफुल है, बट किस हद तक वो पावर में रहे तो ठीक है, वर्चस्व जो है। बिल्कुल, हाँ है। हम्म। ठीक है। हम्म। सही है। हम्म। ऑल इंडिया सर्विसेज। हाँ। हाँ, वो भी सही है। आप इसका अपने को ये आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लिखनी है। देखो भारतीय संविधान के अंदर केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में थोड़ा सा एकात्मवादी झुकाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे राष्ट्र की जो है आपदा सुरक्षा अखंडता वगैरह इन समय पे जो है सेंटर राष्ट्रीय महत्व की जो विषय है उसमें केंद्र को ज्यादा पावर मिली है। ऑब्वियसली मैनेज भी वही कर पाएंगे ऐसी चीजों को। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम होती है, विवाद का विषय है केंद्र का जो वर्चस्व है वो क्यों और कहाँ तक उचित है, ये इस पे बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का प्रश्न आता है तो बिल्कुल सेंटर के पास ज्यादा पावर होना चाहिए। जैसे रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन जैसी स्थितियों में एकीकृत प्रक्रिया जरूरी है। कोविड-19 आया था, गाइडलाइंस अलग अलग जगह से जारी हो रही थी, पर मेजर गाइडलाइंस थी वो सेंटर की तरफ से थी, तभी तो फायदा हो, वरना तो किसी को समझ ही नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। समन्वित राष्ट्रीय नीतियां जैसे शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ऐसे विषय जो हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, जहां केंद्र की प्राथमिकता नीति समरसता सुनिश्चित करती है, वहां पे जो कॉन्करेंट लिस्ट में है ऐसी शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है सेंटर की पॉलिसी सर। हाँ, एनवायरमेंट जो उससे रिलेटेड एक्ट है। बिल्कुल। ऑल इंडिया सर्विसेज की अपने बात करते हैं आर्टिकल 312 के अंदर। तो इसके अंदर जो देश भर के अंदर एक अपने देखते हैं अभी भी जो सेंटर की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, आईएएस वगैरह होते हैं, उनकी दक्षता ज्यादा होती है, बेटर रहती है। तो वो और समान मानकों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो ज्यादा जरूरी है। इंटर स्टेट इश्यूज जो है वहां पे मध्यस्थता के अंदर सेंटर का वर्चस्व अधिक होना चाहिए। जैसे नदी जल विवाद हो गया, सीमा विवाद हो गया, अपने को देखने को भी मिलता है। जैसे होम मिनिस्ट्री वगैरह जो है निपटाती भी है इन विवाद। लेकिन गलत मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, समस्या कहाँ पे आती है? तो जब राज्यों की स्वायत्ता पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे राज्यपाल की भूमिका ज्यादा हो रही है, पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है उसकी पावर का। जो आईएएस अधिकारी होते हैं या ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं या फिर जांच एजेंसियां होती है, उनके ऊपर जो सेंटर का नियंत्रण होता है वो पॉलिटिकल हितों के लिए हो जाता है। जैसे ईडी वगैरह का एग्जाम्पल अपने यहाँ दे सकते हैं। वित्तीय निर्भरता के कारण जो प्रशासनिक निर्भरता है
वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे नीति आयोग वगैरह है या फिर ये अपनी योजना आयोग है, इनके आधार पे जो है योजनाएं उनको चलानी पड़ती है, क्योंकि सेंटर से ही फंड एलोकेशन होता है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमेशा जो है सेंटर चाहता है उनकी चले, ठीक है। तो जैसे शिक्षा नीति तो बहुत बड़ा मुद्दा है संघवाद को लेकर। साउथ के जो 3 भाषा फॉर्मूला है उसमें भी इश्यूज क्रिएट है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर परामर्श की कमी, ये जो 2 काउंसिल्स की हमने बात की थी, इनको एकदम पैसिव कर रखा है, तो हमारे पास डिस्कशन करने के लिए एक मंच ही नहीं, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो केंद्र का कुछ हद तक वर्चस्व तो राष्ट्र हित के लिए सही है, लेकिन इसमें भी एक संघीय संतुलन जो है वो बना होना चाहिए, वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो समाधान क्या है कि अपनी शक्तियों को संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए जो है यूज करे और सहकारी संघवाद की भावना का प्रयोग करे, ताकि प्रशासनिक संबंध अधिक संतुलित, पारदर्शी और सहयोगात्मक बने। तो अब आप इतने ज्यादा कंक्लूजन्स देख चुके हो, इतने ज्यादा इंट्रो देख चुके हो, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि पैटर्न क्या बनाना है अपने कंक्लूजन का और इंट्रो का। अब ये एक पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है। पुंछी आयोग ने सेंटर स्टेट रिलेशंस को अधिक संतुलित और सहकारी बनाने की दिशा में बहुत सारे सुझाव दिए हैं। इसकी मुख्य सिफारिशों की अपने को समीक्षा करनी है। अपनी समीक्षा है, हाँ हाँ, मतलब बुराई एक तरह, हाँ हो पा रहे वो चीज ले रहे हैं, बिल्कुल कि अभी भी ये चीज नहीं है अपने पास। बाकी अगर पूरा का पूरा अगर किसी को याद है तो पूरा लिख ही दो सारी की सारी, इंट्रो का एक लाइन, कंक्लूजन की एक लाइन, बीच में सारे फैक्ट्स लगा दो, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। केंद्र राज्य संबंध में जो बदलती राजनीति है, वैश्वीकरण, आंतरिक सुरक्षा और राज्यों की बढ़ती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया था और 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और उनका उद्देश्य था कि संघीय ढांचे को संतुलित करना है, कोऑपरेटिव और स्थिर बनाना है। अब इसके मुख्य बातें तो मैं अपने को ऐसे याद करना है कि राज्यपाल की जो भूमिका है उससे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या दिए थे। तो राज्यपाल को हटाने से पहले राज्य सरकार से परामर्श करो, राज्यपाल का जो विवेकाधिकार है उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता, जो बिल पे असेंट देते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। इससे महत्व क्या होगा कि जो राज्यपाल के पद का राजनीतिक हो रखा है वो घटेगा। देखो ये तो थे पॉइंट्स और ये इसका एनालिसिस। तो आपके अगर एनालिसिस की जगह लग रहा है कि एनालिसिस करना चाहिए तो एक लाइन में आप करो। फिर आर्टिकल 356 उससे रिलेटेड इन्होंने क्या क्या बोला था कि राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले फ्लोर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ऐसे मन मर्जी से जो है राष्ट्रपति डिसाइड नहीं कर सकते कि बहुमत हो चुकी है सरकार। इसका प्रयोग अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में करना है, अपने पॉलिटिकल हितों के लिए नहीं करना है इनका यूज। फिर इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल को फिर इन्होंने बोला सशक्त बनाया जाना चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसके अंदर राज्यों की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। केंद्र द्वारा राज्यों को प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए। वित्तीय संघवाद में सुधार होना चाहिए। वित्त आयोग, नीति आयोग, इनकी भूमिकाओं के अंदर स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के संदर्भ के अंदर, अच्छा एक चीज इसमें मेंशन है कि आर्म फोर्सेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनकी तैनाती, तो उससे रिलेटेड भी कि उसमें भी हमें स्टेट से मतलब कंसर्न करना, मतलब एक तरीके से हमें डिस्कशन करना चाहिए, प्लस वो भी एक आखिरी विकल्प के तौर पे हमें यूज में लेना चाहिए। अब इसका निष्कर्ष, पुंछी आयोग की सिफारिश संघवाद को जी हाँ बिल्कुल। अपने जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें आप एक तो उसको शॉर्ट नोट बनाओ, तो पहले तो सारे प्रोविजंस याद कर लो उसके, फिर उसके अंदर टकराव के कारण तो उसमें भी अलग अलग तरीके से आ जाएंगे, पॉलिटिकल और फिर वाटर वाले अलग, जियोग्राफिकल जो है मतलब सीमा विवाद आ जाएंगे, वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाएंगे, राज्यपाल को लेकर विवाद होता है, केंद्र बल की तैनाती, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लो, तो 2-3 बार रफ में लिख लो आप, फिर एग्जाम में खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे वो। और आज अब आपने जिस दिन पेपर दिया था प्री मेंस का, उस दिन आपको ये चीजें पता थी क्या कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे सीधा ये लिखना है? नहीं पता था। तो मतलब ये चीज ही तो है जो अपने डेली डेली तैयार कर रहे हो। हाँ, पहले से प्रिपेयर करके रखो। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपकी लैंग्वेज सही है, सटीक है, लिखने की जरूरत नहीं है रफ में, आप
बार बार सोच भी सकते हो, इसको डिस्कस भी कर सकते हो, क्योंकि डेली तो लिख ही रहे हो यहाँ पे। तो इससे एक संवाद आधारित और उत्तरदायित्व वाला जो संघवाद है वो बना बना रहेगा और एक मजबूत ढांचा हमें मिलेगा। हालांकि इनका पूर्ण कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आज आज की जो राजनीतिक जटिलताएं हैं और बढ़ते केंद्र राज्य तनाव के बीच में आयोग की सिफारिशें बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। फिर उसके अलावा भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप ले लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं कि थोड़ा आप करते रहो। और बाकी आप यूपीएससी का करते रहा करो, यूपीएससी के जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो करते रहो, पढ़ा करो ना। तो एक पोमोडोरो ऐप करके आती है, वो लगा लो। हाँ हाँ, वो और किसी कोई नहीं है क्या दोस्त जो उस पे कम्पीट कर सके, तो उनके ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, ग्रुप भी आते हैं उनके। हाँ, और उसमें मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया करो कि आज इतने दिन पढ़ा, ठीक है। उससे फर्क पड़ता है, कोई अगर हमें मॉनिटर करने वाला हो, थोड़ा थोड़ा सा अप्रिशिएट करने वाला हो ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो, सुनो, आपको अपना टारगेट अचीव करना है, चाहे आप पॉजिटिव होके करो, नेगेटिव होके करो, आपका जो मोटिवेशन हो रहा है ना आप उसको करो फटाफट। कई लोग ऐसा भी होता है ना कि सुबह 4 बजे तभी उठ पाएंगे जब रात को टाइम पे ब्रश करके सोएंगे, तो वो चीज करो आप। जो भी चीज आपसे ये पढ़ाई करवा दी है ना वो हर चीज करो आप, और ये डेली स्ट्रगल करो उसके लिए। मुझे पढ़ना है, बस मुझे नहीं पता कैसे भी पढ़ना है। और एक बार जब आप उसमें आ गए, उस मोड में आ गए, प्री में आते ही होगे ना, प्री में आते हैं अपन, सब आते हैं, गेट बंद, कोई दोस्त नहीं, कुछ और नहीं, कोई बोलता भी नहीं है पढ़ने को, लेकिन पढ़ते हैं, 24 घंटे पढ़ते हैं, खुद ब खुद दिमाग भी चलता है, अब ये पढ़ लूँ, अब वो पढ़ लूँ। तो सेम इसके लिए भी आओगे आप। बिल्कुल। जितना आप पढ़ के आओगे, जितना आप लिखोगे ना, तभी फायदा है, वरना मेरे यहाँ बोलने का कोई फायदा। ठीक है, हो गई आज की क्लास, थैंक यू।